दोस्तों, आपको आपकी स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रही होगी। ये फोटो सोनम उसके प्रेमी राज कुशवाहा और सोनम के मामा की है। दोस्तों, आप लोग फोटो को देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सोनम कितनी ज़्यादा खुश है राज के साथ, और सोनम के मामा भी हैं फोटो में। तो हो सकता है कि उन्हें भी राज और सोनम के बारे में पता हो। सोनम और राज की एक और फोटो वायरल हो रही है जिसमें दोनों साथ हैं। शिलांग के एएसपी मिस्टर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ बता दिया है कि राजा को मारने की प्लानिंग उसकी वाइफ सोनम और उसके बॉयफ्रेंड राज ने राजा और सोनम की शादी से पहले ही कर दी थी। अब जो खुलासे हो रहे हैं उनमें पता चल रहा है कि सोनम रघुवंशी कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक क्रिमिनल माइंड और बेहद शातिर लड़की थी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं इस केस की पूरी कहानी बताऊंगी कि राजा का मर्डर कैसे हुआ, कब हुआ और मास्टरमाइंड कौन है। राजा हत्याकांड में शुरू से लेकर आखिरी तक क्या होता है, आज की इस कहानी के माध्यम से यह जानने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको इस केस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली बातें पता चलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनाक्षी और आप देख रहे हैं क्रिमिनल वारदात। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको यह पूरा केस सुनाऊं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मेरी बहुत हेल्प करेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के गोविंद नगर इलाके में देवी सिंह रघुवंशी नाम के एक बिजनेसमैन रहते थे जिनका प्लाईवुड का अपना बड़ा बिजनेस था। उनके घर में उनकी बेटी सोनम, उनका बेटा गोविंद और उनकी वाइफ रहती थी। साल 2022 में एक लड़का जिसका नाम राज कुशवाहा होता है, वो 16 साल का था। किसी व्यक्ति के कहने पर वो देवी सिंह रघुवंशी से मिलता है और आकर हाथ जोड़कर कहता है कि साहब, मुझे किसी ने आपके पास भेजा है, मुझे नौकरी की ज़रूरत है, मेरी 2 बहनें और एक माँ है, मेरे पिता की कोरोना काल में मौत हो गई थी, परिवार की स्थिति बेहद खराब है, आप मेरी मदद करें। देवी सिंह रघुवंशी ने पूछा कि तुम क्या काम करते हो। राज बताता है कि मुझे कंप्यूटर का भी काम आता है। तब उसे देवी सिंह अपनी कंपनी में बिलिंग के काम पर रख लेते हैं। राज का काम करने का तौर तरीका बहुत अच्छा था। वो पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ काम करता था। वो कभी कभी ऑफिस के काम से देवी सिंह के घर भी जाया करता था। अब देवी सिंह की बेटी सोनम रघुवंशी भी पिता के कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर देती है। वो अपने पापा की कंपनी में एचआर मैनेजर की पोस्ट पर जॉब करती है। रक्षाबंधन पर राज कुशवाहा पहले सोनम से राखी बंधवाता और उसके बाद अपनी खुद की सगी बहनों से राखी बंधवाया करता था। दोस्तों, आप लोग सोच ही सकते हैं कि राज का सोनम के घर से कैसा रिश्ता हो गया होगा। लेकिन धीरे धीरे राज और सोनम का भाई बहन का रिश्ता दोस्ती के रिश्ते से प्यार में बदल जाता है। वो एक दूसरे से मिलना जुलना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते थे, इसलिए दोनों को मिलने जुलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सोनम और राज की उम्र में लगभग 5 से 6 साल का डिफरेंस होता है। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब सोनम के घर वाले उसके लिए लड़के की तलाश स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सोनम मांगलिक होती है और मांगलिक रिश्ता ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। सोनम के घर वाले लगभग 3 साल से लड़के की तलाश कर रहे थे और एक दिन इंदौर के सहकार नगर के रहने वाले राजा रघुवंशी के परिवार के सदस्यों ने आकर देवी सिंह रघुवंशी के परिवार से संपर्क किया। दोनों परिवार वाले आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद यहाँ से शादी की बात आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। फरवरी में सोनम और राजा रघुवंशी का रिश्ता तय हो जाता है। सोनम इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वो अपने घर वालों को मना करना चाहती थी, लेकिन उसके फादर को कुछ वक्त पहले हार्ट अटैक आया था। वो हार्ट के पेशेंट थे। सोनम को यह लग रहा था कि अगर उसने राजा से शादी से इनकार कर दिया और घर वालों को बताया कि वो राज कुशवाहा से शादी करना चाहती है, तो शायद उसके फादर को दिल का दौरा पड़ जाए, उनकी मौत हो जाए और वह यह इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेना चाहती थी। इसलिए उसने यह तय किया कि पिता की खुशी के लिए शादी तो करेगी, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें करेगी
कि घर में इनकार भी ना करना पड़े और यह शादी अपने आप रुक जाए। सोनम ने पहले तो प्लान बनाए कि शादी किसी तरह से रुक जाए। पहली 2 कोशिश शादी रोकने की थी, राजा को मारने की नहीं। अगर यह 2 कोशिश में वह कामयाब हो जाती तो शायद राजा रघुवंशी आज जिंदा होता। जब फरवरी में राजा और सोनम का रिश्ता तय हो जाता है तो 11 मई की शादी की डेट निकलती है। तब राज और सोनम सोचते हैं कि ये फरवरी का आखिरी हफ्ता है, अब हमारे पास मार्च और अप्रैल 2 ही महीने हैं इस शादी को रुकवाने के लिए। दोनों मिलकर बहुत सोचते हैं और दोनों पहला प्लान बनाते हैं। इंदौर के पास ही एक नदी है, उस नदी के किनारे अक्सर सोनम अपनी फैमिली के साथ जाया करती थी और घर वालों को पता था कि सोनम वहां जाती है। तो उस नदी के किनारे सोनम अपनी स्कूटी पर जाएगी और स्कूटी नदी के साइड में पार्क कर देगी। उसके बाद सोनम वहीं स्कूटी के पास अपना सारा सामान छोड़ देगी और वहां से गायब हो जाएगी। और बाद में जब घर वाले उसे ढूंढेंगे तो नदी के किनारे स्कूटी देखकर वह लोग समझेंगे कि शायद नदी में नहाने उतरी थी सोनम और वह डूब गई। सबको लगेगा यह एक हादसा था जिसमें सोनम की मौत हो गई, लेकिन एंड वक्त पर यह आइडिया ड्रॉप कर दिया जाता है, क्योंकि जब वो लोग नदी के पास गए तो उन्होंने देखा कि नदी में पानी बहुत कम है और आसपास में काफी लोग भी हैं और आसपास सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। उन्हें यह भी डर था कि इस नदी के आसपास जाने में और वहां से लौटने में किसी न किसी सीसीटीवी कैमरे में वो देखे जा सकते हैं। इस डर से उन लोगों ने यह आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब फिर इसके बाद दोनों मिलकर दूसरा प्लान बनाते हैं। तब तक मार्च का महीना आ जाता है। अब सोनम और राज दूसरा आइडिया बनाते हैं जिसमें वह लोग सोचते हैं कि एक सुनसान जगह पर वो लोग अपनी स्कूटी खड़ा करेंगे। सोनम वहां जाएगी और उसके बाद उस स्कूटी में आग लग जाएगी। स्कूटी के आसपास सोनम के सारे कपड़े और बाकी उसकी आइडेंटिफिकेशन की चीजें वहां छोड़ दी जाएंगी और वहां पर एक लाश होगी, एक जली हुई लाश। सोनम के कपड़े होंगे, सोनम का सामान होगा, लेकिन लाश सोनम की नहीं होगी। लाश इस हालत तक जली हुई होगी कि उसकी शिनाख्त नहीं हो पाएगी। यहाँ पहली बार था कि सोनम और राज ने मिलकर एक लड़की के मर्डर का प्लान करा था। इन्हें अब एक ऐसी लड़की ढूंढनी थी जिसकी कद काठी सोनम जितनी हो। उन्होंने लड़की को ढूंढना भी स्टार्ट कर दिया। बहुत ढूंढा, लेकिन इन्हें कोई ऐसी लड़की नहीं मिली। अगर कोई एक लड़की मिल जाती सोनम की कद काठी की तो शायद राजा रघुवंशी की जान बच जाती, क्योंकि फिर उस लड़की का कत्ल होता। लड़की की लाश स्कूटी के पास मिलती। पहचान यही होती कि यह सोनम की लाश है और इस तरह सोनम दुनिया की नज़रों में मर चुकी होती। किसी अनजान शहर में पहुंच जाती और बाद में राज वहां आता और यह दोनों मिलकर अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करते। लेकिन इन दोनों को लड़की नहीं मिली और इनकी दूसरी साजिश भी नाकाम हो जाती है। अब मार्च से अप्रैल आ जाता है। शादी की तारीख नजदीक आने लगती है। शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। मई की पहली तारीख आई। अभी तक राजा रघुवंशी को मारने की कोई प्लानिंग नहीं हुई थी। अब शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। शादी को सिर्फ 11 दिन बचे थे। तारीख थी 1 मई 2025। 1 मई 2025 को सोनम और राजा मिलते हैं। सोनम कहती है कि अब वक्त नहीं है, 11 दिन ही बचे हैं और अगले कुछ दिनों के बाद मैं घर से भी बाहर नहीं निकल पाऊंगी, तो क्या किया जाए। पहली बार 1 मई 2025 को दोनों यह प्लान बनाते हैं कि अगर शादी के बाद राजा को कुछ हो जाए तो क्या होगा। तो अब यह तय होता है कि सोनम की गुमशुदगी, सोनम की जली हुई लाश की जगह अब राजा की मौत होगी और राजा की मौत एक हादसा होगी। 1 मई को यह प्लान फाइनल हो गया कि राजा का मर्डर करा जाएगा और ऐसे कि वो एक हादसा लगे। ये दोनों बहुत श्योर थे कि राजा को यह लोग ऐसी जगह मारेंगे जहां उसकी लाश नहीं मिलेगी, और अगर राजा की लाश नहीं मिलेगी तो यह कभी भी साबित नहीं हो पाएगा कि राजा का कोई मर्डर हुआ है। अब सोनम शादी की तैयारियों में लग जाती है। राज इस प्लान में अपने 2 दोस्तों और एक चाचा के बेटे को शामिल करता है।
इन लोगों को राज ने कोई सुपारी नहीं दी थी। इन लोगों को राज और सोनम के अफेयर के बारे में जानकारी थी। राज ने इन लोगों से हेल्प मांगी थी कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तुम हमारी मदद करो। अपने दोस्त का घर बसाने के लिए और वह भाई का घर बसाने के लिए ये तीनों लड़के मान जाते हैं। राज और सोनम मिलकर कई जगह देखते हैं राजा की मर्डर के लिए। तब जाकर गूगल पर बहुत ज्यादा जगह सर्च करने के बाद सोनम को गुवाहाटी जाने का आइडिया आता है और यह दोनों फाइनल कर लेते हैं कि राज को गुवाहाटी में ले जाकर मारेंगे और इसको एक एक्सीडेंट बना देंगे। अब 11 मई को सोनम और राजा की धूमधाम से शादी होती है और उसके बाद सोनम अपनी और राजा रघुवंशी की गुवाहाटी की टिकट बुक करती है और इसके बाद 17 तारीख को 60,000 रुपए और एक मोबाइल फोन राज अपने उन तीनों दोस्तों को देता है और फिर 17 को ही यह तीनों इंदौर से निकल जाते हैं गुवाहाटी के लिए। अभी तक शिलोंग जाने का कोई प्लान नहीं था। सोनम ने भी टिकट बुक करा दी थी इंदौर से गुवाहाटी जाने के लिए। उसने अपने घर में यह बताया कि वह कामाख्या देवी के मंदिर जा रही है और अपने पति राजा को उसने कहा कि कामाख्या देवी मंदिर में मैंने एक मन्नत मांगी है कि शादी के बाद जाऊंगी और जब वो मन्नत पूरी होगी तभी हम एक पति पत्नी की तरह साथ रहेंगे। तो इसी मन्नत के नाम पर उसने टिकट बुक कराई। उधर राज के तीनों दोस्त 19 मई को ही गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। सोनम ने गुवाहाटी में ऑनलाइन होटल बुक किया। वो और राजा 20 मई को गुवाहाटी पहुंचते हैं। प्लान यह था कि 21 तारीख को ही राजा रघुवंशी को गुवाहाटी में मार दिया जाएगा, लेकिन जब वो कामाख्या देवी मंदिर गए तो उन्हें मौका ही नहीं मिला। अब 21 तारीख भी निकल गई। इन लोगों ने सोचा कि गुवाहाटी में मारना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वहाँ भीड़ है। तब पहली बार सोनम ने राजा से कहा कि जब गुवाहाटी तक आ गए हैं तो शिलोंग घूम कर आते हैं। वहाँ चेहरा पूंजी है, बड़ा अच्छा है और मौसम भी अच्छा रहता है। और बेचारा राजा रघुवंशी उसकी बातों में आ जाता है और ये लोग शिलोंग के लिए निकल जाते हैं। सोनम राजा को एक सेल्फी मौत देना चाहती थी। सेल्फी मौत मतलब जो सिर्फ हादसा नजर आए। प्लान के तहत राजा को वह किसी ऊंचाई वाली जगह से खाई में धक्का दे देगी ताकि खाई में गिरकर उसकी मौत हो जाए। लेकिन 22 मई को मौसम खराब होने की वजह से ये प्लान भी फेल हो जाता है। इसके बाद राजा की मौत की तारीख 23 मई रखी जाती है। 23 मई को जब गाइड पूछता है सोनम और राजा के साथ चलने के लिए तो सोनम उसे मना कर देती है और खुद राजा को लेकर स्कूटी पर सोनम मेघालय के नोंगरियात में डबल डेकर रूट ब्रिज के पास जाती है। ये ब्रिज काफी ऊंचाई पर था और इसके पास कुछ नहीं था। यह एकदम सुनसान जगह थी। सोनम राज के उन तीनों दोस्तों को भी अपनी लोकेशन दे देती है और वो लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। जब राजा टॉयलेट करने के लिए सोनम से थोड़ी दूर सुनसान जगह पर जाता है तो इतने में पीछे से सोनम उन तीनों को बोलने लगती है कि हिट हिम, राजा को मार डालो, क्योंकि सोनम को पता था कि राजा को अब नहीं मारा तो फिर उसे यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सोनम फिर चिल्लाकर बोलती है उन लड़कों से कि हिट हिम, मैं तुम लोगों को बहुत पैसे दूंगी, इसे मार दो। तब यह सुनकर ये तीनों लड़के राजा के पास जाते हैं और विशाल पीछे से नारियल काटने वाले चाकू से राजा पर वार कर देता है, जिसके बाद राजा वहीं गिर जाता है और फिर विशाल 3 से 4 बार और वार करता है और राजा की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद यह चारों लोग मिलकर राजा की लाश को उठाकर खाई में नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद ये चारों स्कूटी पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। 23 मई को ही राजा के कत्ल करने के बाद एक टैक्सी बुक की जाती है। राज ने तीनों अपने दोस्तों में से एक को बुर्का दिया था और कहा था कि यह बुर्का सोनम को दे देना और कहना बुर्का पहनकर निकले, जिससे सोनम को कोई पहचान न सके। 23 मई को सोनम मेघालय से निकली, टैक्सी में गई गुवाहाटी से उसने पकड़ी बस और वहां से गई सिल्लीगुड़ी से फिर उसने एक और बस पकड़ी और वहां से गई पटना से फिर आरा और आरा से ट्रेन पकड़कर वो पहुंची लखनऊ से फिर सोनम ने बस ली और इंदौर पहुंची। 25 मई को सोनम इंदौर पहुंच जाती है, जहां पहले से ही विशाल ने एक फ्लैट 3 महीने के लिए रेंट पर ले रखा था। सोनम अब वहां जाकर रहने लगती है। 2 जून को राजा की डेड बॉडी शिलोंग में मिली थी और उस दिन सोनम इंदौर में अपने घर और ससुराल से मुश्किल से 15 किलोमीटर की दूरी पर थी। उसके बाद
8 जून तक इंदौर में ही सोनम रही। फिर 8 जून को पहली गिरफ्तारी हुई आकाश नाम के कातिल की। जब आकाश की गिरफ्तारी हुई तो यह बात राज को पता चली। जिस 8 जून को पहली गिरफ्तारी हुई उसी 8 जून को राज और सोनम का प्लान था कि सोनम इंदौर से सिलीगुड़ी निकलेगी और वहां सिलीगुड़ी के आसपास जाने के बाद वो कहीं अपने आप को इस हालत में दिखाएगी कि वो ड्रग्स के नशे में है और सबको पता चल जाएगा कि सोनम जिंदा है। तो 8 जून को उसे सिलीगुड़ी के लिए निकलना था। लेकिन 8 जून को जब पहली गिरफ्तारी हुई तो राज घबरा गया। उसने सोनम को फोन किया और कहा कि लगता है हमारा भांडा फूट गया है, तो एक काम करो, अब सिलीगुड़ी का प्लान छोड़ो और तुम गाजीपुर पहुंचो और गाजीपुर जाने के बाद अपनी फैमिली को फोन करो और बताओ कि मुझे कुछ पता नहीं, ड्रग्स के नशे में किसने मुझे किडनैप किया और छोड़ दिया, अब मैं इस जगह पर हूँ। 8 जून को सोनम फिर से वही बुर्का पहनती है और इंदौर से निकलती है और इंदौर से फिर वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंचती है। गाजीपुर रेलवे स्टेशन से सोनम बाहर आती है और हाईवे पर एक ढाबे पर पहुंचती है और फिर अपने भाई को फोन करती है और इस तरीके से फिर सोनम की बरामदगी होती है। दोस्तों, इस पूरे केस में अब जो सामने आया है वो यह है, प्लान राज बना रहा था और उस प्लान में हामी सोनम भर रही थी। दोस्तों, पांचों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब तक सोनम अपने इल्जाम राज पर लगा रही थी और राज सोनम पर। ये कैसा प्यार था दोनों का कि जब इल्जाम लगा तो दोनों एक दूसरे को दोषी बता रहे हैं। लेकिन अब यह क्लियर हो गया है कि असली मास्टरमाइंड राज था, लेकिन बराबर की जुर्म में शरीक उसके साथ उसकी साथी सोनम भी थी। पुलिस ने भी दावा किया है कि बहुत कम समय में वह चार्जशीट दाखिल कर देगी और चार्जशीट दाखिल करने के बाद आरोपियों को कम से कम समय में सजा दिलवाने की कोशिश करेगी। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। दोस्तों, इस केस को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।